ओम शांति। हम सब की अति प्रिय परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादी गुलजार जी की सूरत तो सबके हृदय में छपी हुई है और मुझ आत्मा का ये परम सौभाग्य रहा कि शुरू से ही मैं दादी के सानिध्य में रही। जब लौकिक पढ़ाई कर रही थी छोटेपन में, तब घर से मैं सेंटर पर जाती थी और दादी को, क्योंकि दादी दिल्ली में रहते थे, उससे पहले कुछ समय लखनऊ रहे थे, फिर तो प्यारे बाबा ने सेवा पर दिल्ली में भेजा, तो दादी को देखना होता था, मिलना, बात करना। तो मुझ पर सबसे पहले दादी की जो छाप पड़ी वो एकाग्रता की और स्थिरता की, क्योंकि उस समय हम छोटे थे, पढ़ते हुए जाते थे और दादी को जब मंच पर बैठे हुए देखते थे, चाहे दादी क्लास करा रहे हैं या कोई प्रोग्राम है और दादी बैठे हैं और फिर बाद में स्पीच करनी है या दादी से मुलाकात करते हुए, बात करते हुए, तो मैंने देखा कि दादी एकदम स्थिर है, कोई हलचल नहीं। बैठक भी दादी की एकदम ऐसे जैसे कोई फरिश्ता बैठा हो, जबकि उस समय हमें खुद को भी ज्ञान की, योग की इतनी गहराई नहीं थी, छोटे थे। लेकिन दादी की जो बैठक, दादी का जो देखना, बोलना, वो हमें बहुत अट्रैक्ट किया। और कैसे नैन एकदम स्थिर है। नहीं तो अक्सर होता है, दादी भी उस समय युवा अवस्था में ही थे, थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान जाता है, लेकिन नहीं। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा और बार बार जैसे ध्यान जाता था, मैं देखती थी दादी को कि जैसे कोई नेचुरल रीति से ही बहुत एकदम योगस्थ है, योग युक्त स्थिति में है। उसकी छाप मुझ पर बहुत पड़ी। फिर तो हमारा भी लक्ष्य, क्योंकि यही था कि लौकिक पढ़ाई पूरी करके और ईश्वरीय सेवा में ही समर्पित होना है। कोई भी हमसे पूछता था आप क्या करेंगी, तो मैं कहती थी मैं ब्रह्मा कुमारी तो हूं ही, और फिर मुझे ईश्वरीय सेवा, समर्पित जीवन जीना है। जबकि हमारे लौकिक पेरेंट्स कई बार कहते थे आप टीचिंग, उन्होंने टीचिंग लाइन में ही हमको कहा पढ़ना जरूर है, बीए बीएड कराया कि उसमें जाएं, परंतु हमारा ध्यान बाबा की तरफ और सेवा की तरफ बहुत था। तो जब मैं समर्पित हुई तो ये भी मुझे ड्रामा अनुसार सौभाग्य मिल गया कि पांडव भवन में ही दादियों ने गुलजार दादी के पास ही भेजा और वहां गुलजार दादी की लौकिक माता, दादी ऑलराउंडर, नाम सुना हुआ होगा सबने, नहीं तो अनुभवों की गाथा में भी दादी का बहुत अच्छा अनुभव ऑलराउंडर दादी के बारे में लिखा हुआ है। तो दादी ऑलराउंडर और दादी गुलजार दिल्ली पांडव भवन में रहा करते। तो यहाँ से ही मुझे दादी प्रकाशमणि ने, दीदी मनमोहिनी, जो बचपन से ही हमको जानते ही नहीं लेकिन सारे परिवार को ही, और उनकी दीदी मनमोहिनी की भी विशेष हैंडलिंग मिली और दादी ऑलराउंडर की भी, तो पांडव भवन में भेजा। और फिर शुरू से ही दादी गुलजार और दादी ऑलराउंडर जैसे जैसे जो भी कहते रहे उनकी पालना और उनके साथ मैं सेवा करती रही।
तो ऐसे इतनी समीपता और सानिध्य मुझे दोनों ही दादियों से मिला। और दादी गुलजार का तो आप सबको भी बहुत विशेषताओं का अनुभव होगा ही होगा। हर ब्राह्मण चाहे दूर से चाहे पास से, हाँ, या कभी कभी भी देखते हैं तो दादी की छवि कितनी न्यारी, कितनी प्यारी और कितनी आकर्षण मूर्त लगती है। दादी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि दादी बोलती ज्यादा नहीं थी, बहुत कम, जितना आवश्यक है, और वो नेचुरल। एक होता है ना कि बहुत कोई अपने ऊपर अटेंशन देता है कि मुझे कम बोलना है, मुझे धीरे बोलना है, लेकिन नहीं, दादी का वो एक स्वाभाविक गुण रहा और वही गुण दादी की पर्सनैलिटी में जैसे एक रूहानियत को बहुत उभारता रहा। तो अपने आप से दादी कभी कुछ नहीं बोलती थी। हाँ, जहाँ आवश्यकता है, कोई राय देनी है, किसको बुला के डायरेक्शन देना है, हाँ, क्लास करानी है, भाषण करना है, ये तो होगा ही होगा, नेचुरल। और दादी हम सबको भी समझाती थी कि देखो, आप सबको ये भाग्य मिला कि आप बाबा के बन गए और ये भी भाग्य मिला कि सेवा करते हो और समर्पित हो। तो सेवा करना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा भाग्य और खूबी है, लेकिन ये ध्यान पे रखो कि ये तुम्हारा अलौकिक जीवन है, रूहानी जीवन है। सिर्फ सेवा ही जीवन नहीं, या ज्ञान सुना या सुनाया या भाषण किया, यही जीवन नहीं। क्योंकि कई बार दादी कहती थी, खुश हो जाते हैं, मैं इतनी बड़ी सेवा करती हूँ, इतनी अच्छी सेवा करती हूँ, या सेंटर इंचार्ज हैं, या इतने सारे डिपार्टमेंट, या बहुत कोई विशेष बड़ी सेवा की है। तो दादी का उसके पीछे कहने का ये राज होता था। दादी स्पष्ट कहते थे कि देखो, दुनिया में भी लोग बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी संभालते हैं, हाँ, बड़े बड़े पद पर होते हैं, लेकिन हमको बाबा ने जो ये जीवन दी है, तो कोई भी बड़ा काम किया, बड़ी सेवा की, कोई भी कर्म विशेष किया, इतने तक नहीं, लेकिन उसमें हमारी रूहानियत कितनी है, मेरा जीवन, योगी जीवन कितना झलकता है। क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं अपनी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाने, श्रेष्ठ बनाने। तो हमारे कर्मों से, चाहे हम साधारण रीति से व्यवहार में आ रहे हैं तब भी, चाहे हम कोई भी विशेष सेवा में हैं तब भी, या जब भी जैसी भी हमारी दिनचर्या चलती है, जिम्मेदारी चलती है, चाहे आप सब प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, तो दादी का कहने का होता था कि काम करना बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारा जीवन है रूहानियत का जीवन, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन, वो हमारे से दिखाई देना चाहिए। तो है इस ब्राह्मण रूहानी जीवन की कमाल। तो ये दादी अटेंशन हम सबका बहुत खिंचवाती थी। और हमने ये देखा कि दादी जितनी न्यारी प्यारी रही, तो कई बार कई समझते हैं कि दादी को तो कुछ पता ही नहीं होता होगा, दादी तो इन सब बातों से बहुत ऊपर है। ये बात राइट है कि दादी सभी बातों से बहुत ऊपर है, क्योंकि दादी अंदर से डिटैच रहते थे। ऐसे नहीं कि दादी को पता नहीं चलता था, सब कुछ देखती थी, सुनती थी और ध्यान भी रखती थी। तो एक हंसी की बात सुनाती हूँ मैं आपको क्योंकि अक्सर ऐसे, जैसे मैंने कहा कि सोचते हैं ना, ये छोटी छोटी बात दादी को क्या पता होगी, क्योंकि हम तो दादी के साथ ही रहते थे।
आमने सामने ही कमरा। तो एक बार क्या हुआ कि दादी चक्कर लगा रहे थे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही रूम था दादी का, तो गैलरी में पैसेज में चक्कर लगा रहे थे और नीचे भंडारा होता था उन दिनों पांडव भवन में, और भाई नीचे ही डाइनिंग होता था और भाई बहन भोजन करके जैसे वो बने होते वॉश बेसिन्स, तो बर्तन साफ करने आते हैं। तो दादी का ध्यान जैसे बारीकी से देखो कैसे जाता है। तो दादी ने देखा एक दो आए, बर्तन साफ किया, फिर एक दो आए तो कटोरी सब्जी की वो डस्टबिन में उलट रहे हैं। तो दादी ने थोड़ी देर में पता कराया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भंडारे में मैसेज भेजा, भोजन खिलाने वाली से पूछा तो दादी को बात पता चल गई। तो दादी ने उसके बाद मेरे को और जो जापान में रजनी बहन रहती है वो भी उन दिनों पांडव भवन में थी, हम दोनों को बुलाया। तो हमने सोचा शायद दादी कुछ बात कहते होंगे। हम खुशी खुशी दौड़े दौड़े दादी के कमरे में गए। तो दादी ने कहा कि आज सब्जी किसने काटी थी? तो हमने बड़े नशे से कहा हमने काटी थी। तो दादी ने कहा तुम्हें मालूम है आज किसी ने भी सब्जी नहीं खाई, और वो सब्जी जो है वो कटोरी की कटोरी सब उलट रहे थे। तो हमें तब भी कुछ समझ में नहीं आया। तो दादी ने कहा देखो, क्योंकि वो सब्जी कड़वी थी और वो तूरी की सब्जी थी, कोई एक तोरी उसमें कड़वी रह गई होगी, क्योंकि पहले ये बात मैं बहुत पुरानी सुना रही हूँ, 30-40 साल पहले की। उन दिनों देसी ही घिया तोरी होते थे तो कड़वे निकल आते थे। आजकल तो इतना नहीं निकलता है, विदेशी होते हैं, बीज वो आ गया है तो कड़वा नहीं निकलता। तो दादी ने कहा कि देखो तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए कि जब सब्जी को काटते हैं घिया या तोरी को तो थोड़ा सा चख लेते हैं कि कहीं ये कड़वा तो नहीं है। तो हमको सचमुच ये बात मालूम नहीं थी और ना हमने इस बात का ध्यान दिया था। तो हम चुप करके सुनते रहे दादी की बात। तो दादी हमें पक्का कराने के लिए हंसी हंसी में कहती अच्छा अब तुम दोनों जाओ और जो कुकर भरा हुआ है ना बैठ के खाओ। तो हम भी मुस्कुराए क्योंकि हम समझ गए तब, पहले तो इतना गहराई से नहीं लिया बात को, लेकिन जब दादी ने इस ढंग से बोला तो दादी खुद भी हंसी और हमको भी हंसाया। लेकिन वो हंसी में ही कोई हंसी नहीं थी, वास्तव में दादी ने हमें ऐसी शिक्षा दी कि आज दिन तक हम उस बात को भूले नहीं। दादी ने इस ढंग से कहा कि हमें पक्का रहे कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं करनी, ध्यान देना है। चाहे सब्जी काटना एक साधारण सी सेवा हम समझ लेते हैं, लेकिन वो कितने ब्राह्मणों के मुख में जाएगी और वो ब्रह्मा भोजन है, कैसा होना चाहिए। तो ये सारी शिक्षा उस हंसी हंसी में दादी ने हमें दे दी। अब देखो ये बात सोचकर सुनकर भी ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी दादी, और दादी का ध्यान, नहीं तो समझते दादी कहाँ ये सब देखती होगी, दादी तो बिल्कुल रूहानियत में रहती है। रूहानियत में ही रहती है लेकिन दादी को सब तरफ अटेंशन रहता था। दादी कोई भी आता था मिलने के लिए तो बड़े प्यार से मिलती थी, लेकिन हमने देखा कि मिलने वालों से वो ज्यादा बोलते थे और दादी कम बोलती थी। वो अपनी गाथा सुना रहे हैं और दादी कभी कुछ खास ज्यादा ऐसे टोकती भी नहीं थी। दादी को रहता था कि भले ये अपनी दिल हल्की कर ले। हम कभी कभी इशारे में ऐसे दादी को पूछ लेते थे, कह देते थे दादी ये ना बहुत टाइम लेंगे आपका,
दादी कहती थी सो क्या, अपनी दिल हल्की कहाँ करेंगे। तो एक बार एक बहन दादी से मिलने के लिए आई और दादी बैठी हैं, वो भी सामने बैठी है और वो सुनाना शुरू किया तो सुनाती रही। काफी बातें थी उसके पास, सुनाते सुनाते उसका थोड़ा दिल भी भर गया। पर दादी प्यार से बड़ी साक्षी होकर सुनती रही सारी बात। जब इतनी गाथा उसने पूरी कर ली, दादी ने ना उसको बीच में टोका, ना उससे कुछ पूछा और लास्ट में ना दादी ने उसको कोई लंबी चौड़ी राय दी, बस 2 शब्द बोले। कहा अच्छा कोई बात नहीं, उसके कंधे पे हाथ रखा, कहा तुम सिर्फ सोचो नहीं, बस। मैं वहां ही खड़ी थी दादी के पास, इतना ही दादी ने बोला और वो बहन भी इतना ही सुनकर के शांत हो गई। उसकी भी इतनी आगे हिम्मत नहीं हुई कि दादी से फिर कुछ और सवाल जवाब करे। ये भी दादी की पर्सनैलिटी का एक प्रभाव था कि दादी जो कम शब्द बोलती थी तो आगे कोई उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करता था कि दादी फिर ऐसे कैसे होगा, फिर ऐसे नहीं तो वैसे कैसे होगा, कुछ नहीं। ये दादी की अपनी ही रूहानियत की शक्ति का प्रभाव। तो वो बहन चली गई और कुछ दिन बाद वो बहन फिर आई। तो हम तो जैसे साधारण ही सोच लेते हैं ना कई बार, अच्छा फिर आई है मिलने, फिर सुनाएगी कुछ। लेकिन वो बड़ी प्रसन्न, बड़ी शांत और एकदम खुद ही बोली और दादी को भी उसने यही कहा, दादी बस अब सब ठीक है। मुझे बल्कि इतना अंदर से एक इस बात की, दादी की भी और उसकी बहन के भी प्रैक्टिकल जरूर उसने इस बात का ध्यान रखा होगा कि जो दादी ने कहा सोचो नहीं। तो मेरे को भी अंदर से जैसे एक अच्छा लगा और एक सीखने को मिला कि हम ज्यादा सोचने से ही कई समस्याओं को बड़ा रूप ले लेते हैं। बात इतनी बड़ी नहीं होती है, परंतु सोच सोच के, जैसे आज दुनिया में भी नेगेटिविटी बहुत है ना, अगर कोई घटना घट भी गई या कोई बात हमारे अनुसार नहीं भी है तो कैसे समय के साथ साथ भी वो ठीक हो जाती है या अटेंशन रखने से भी ठीक हो जाती है। परंतु ज्यादा सोच सोच के क्या होगा, फिर ऐसे तो नहीं होगा, फिर वैसे होगा, तो फिर क्या होगा, हम अपनी अवस्था को कमजोर कर लेते हैं या बात का स्वरूप ही बदल देते हैं। तो ये एक इस प्रकार की हमने कई बार दादी से देखा और सीखा। एक विदेशी भाई जो बहुत अनन्य है, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया पांडव दिल्ली में। हमने उनको कहा, क्योंकि वो दादी से मिलते रहा करते थे यहाँ मधुबन में भी, और बहुत व्यस्तता के कारण उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना अधिक टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं दादी गुलजार के पास जरूर जाता हूँ क्योंकि वो मेरा ज्यादा टाइम नहीं लेती है। 2 मिनट में मुझे एक ऐसी बात कह देती है जो मुझे अपने आप में ऐसे लगता है कि बस मेरे को गाइडेंस मिल गई। तो कहा मैं जब आता हूँ तब भी जरूर दादी से मिलता हूँ और जब वापस जाता हूँ तब भी दादी से जरूर मिलता हूँ। तो ऐसे अनेकों को मैंने देखा, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहने, चाहे टीचर्स बहने दादी से मिलने आते तो थोड़े में ही दादी उन्हें बहुत सहज रीति से संतुष्ट कर देते थे। दादी को पढ़ाई लिखाई का भी बहुत शौक था। ऐसे तो यज्ञ में छोटी आयु में ही आ गए और बाबा ने फिर भी सिंधी, हिंदी, हाँ सब लिखना सीखा। बोर्डिंग में दादी आए थे, वो तो बहुत कहानियां हैं शुरू की। तो हम देखते थे कि दादी अपने कमरे में बैठ के लिखा करती। तो मैं दादी के पास जाती कि दादी आप क्या लिख रहे हैं? तो दादी कहती थी आपको पता है ना फलानी उसमें मेरा भाषण है। तो मैं हंसती थी, मैं कहती थी दादी आप तो इतना अच्छा भाषण करते हैं तो आपको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। दादी कई बार मैगजीन्स पढ़ रहे होते थे तो दादी को अच्छा लगता था। तो दादी कहती थी नहीं, जो हमको बोलना है ना, जो हमको टॉपिक मिला है ना, हमको उसके अनुसार पॉइंट्स देनी है। और बाबा कहता है
कि जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ऐसे ही जाके सुनाना शुरू करते हैं, या सोच के भी जाते हैं तो वहां कोई ना कोई बात भूल जाती है। तो मैं इसलिए मेरे को अच्छा लगता है मैं नोट करूं। और सचमुच दादी अपनी डायरी में कई बार सिंधी में कई बार हिंदी में भी 1 2 3 4 करके जो टॉपिक होता था प्रॉपर उस पर वो पॉइंट्स लिखते थे। और ये दादी की एक अच्छी भाषण करने की कला थी। जो भी दादी सुनाती थी वो क्लियर बहुत होता था। ब्राह्मणों की क्लास करानी हो, चाहे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, दादी तो देश विदेश सब तरफ सेवा करने जाते, तो बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस भी है उसमें जो टॉपिक चला है तो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही टू द पॉइंट दादी हमेशा बोला करती। तो ये एक बहुत बड़ी कला दादी के अंदर मैं कहूंगी नेचुरली थी, मेहनत भी थी, क्योंकि दादी लिखती थी और दादी को लिखने का शौक भी होता था। तो मैं कई बार दादी को ये भी कहती थी, दादी ऐसा है आप बोलते जाइए और कोई बहन लिखती जाएगी, तो आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो भी दादी कहती थी नहीं, जो खुद लिखा होता है वो याद रहता है। और तभी बाबा जैसे कहता है कि बच्चों को वही बात कहनी चाहिए जो सामने वालों को चाहिए और उतनी ही कहनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि आप सबके भी जीवन का ये अनुभव होगा। हाँ, आप में से बहुतों ने दादी को सुना ही होगा और वैसे भी अभी भी सुनते ही हैं क्लासेस आदि। तो क्लैरिटी बहुत थी, जो भी कुछ दादी सुनाती बड़ी जल्दी समझ में आ जाता कि क्या कहना चाहते हैं। और इतने उसको उस ढंग से कहती कि हर एक के दिल में वो छप भी जाता है, याद भी रहता है। और कई दादी को आकर सुनाया भी करते थे, दादी फलाने प्रोग्राम में जो आपने स्पीच की थी ना, वो तो मुझे अभी तक याद है, उसकी तो कमाल है। तो बोलने का तरीका भी दादी का, क्योंकि वैसे ही कम बोलते थे, परंतु बोलने का तरीका भी अपने आप में अद्वितीय ही दादी का रहा। और दादी कभी सिंधी में ज्यादा बात नहीं करती थी। एक बार मैं बड़ी दीदी के साथ बैठी थी तो दीदी सिंधी में बात करने लगे हमसे, और मुझे समझ तो आ रहा था कुछ कुछ, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स हिंदी में किया। तो दीदी मनमोहिनी कहती, मुट्ठी तू सिंधी नहीं सीखी? मैंने कहा नहीं दादी मुझे तो नहीं आती। कहा तू गुलजार के साथ रही, ऑलराउंडर के साथ रही, तेरे को सिंधी नहीं सिखाई? मैंने कहा दादी वो खुद ही नहीं बोलते सिंधी। हाँ, मैं कभी पूछती भी हूँ तो कहा बाबा ने मना की थी नहीं बोलना। तो दादी गुलजार का तो कहने का भाव अर्थ ये भी होता था कि बाबा ये चाहता था तुम बच्चों को भाषण करना है ना, तो आपका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और दादी एक अच्छी स्पीकर हाँ रही, ये भी आप सबको अनुभव ही है। और दादी यज्ञ की नंबर 1 संदेशी रही। और दादी को जो भी प्रकाशमणि दादी जब भी कोई भी समय अचानक भी कहती अभी मैसेज लेके आओ, तो दादी लेके आते थे। दादी का अक्सर मधुबन में भी बाप दादा के मिलन के कारण से रहना होता था, उस प्रोग्राम के कारण से ज्यादा। तो दादी अचानक भी कहते थे, लेकिन हमने दिल्ली पांडव भवन में भी देखा कि कई बार मधुबन से दादी प्रकाशमणि का फोन आता था और दादी कहती थी गुलजार दादी को कि बाबा के पास जाओ और ये संदेश लेकर आओ। तो दादी उसी समय देर नहीं लगाती थी, या कहे अच्छा बाद में करूंगी, हाँ थोड़ा अभी रेस्ट है, या थोड़ा बिजी हूँ काम है, उसी ही समय दादी अपने कमरे के दरवाजे बंद करके और बैठ जाती थी कुर्सी पर और ट्रांस में चली जाती थी और मैसेज लेके आती थी तुरंत। फिर दादी बड़ी को फोन पर दादी मैसेज सुनाती थी, बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है। और कई बार तो ऑफिशियल संदेश यज्ञ के वैसे भी लाने होते थे, लेकिन ब्राह्मणों की उन्नति के लिए भी दादी कई बार संदेश लेकर आते थे। आप सबको मालूम होगा जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस महीने का एक दिन होता है, 3rd संडे, पहले वो उसमें दादी संदेश लेके आया करती थी। काफी साल पहले की बात है। अभी तो तबीयत के कारण ज्यादा दादी नहीं जाती थी मैसेज लेने ट्रांस में, लेकिन बहुत पहले 20 साल पहले
तो हर मास का जो योगा डे होता था उससे पहले दादी ट्रांस में जाती और मैसेज लेके आती, और चाहे दिल्ली में होते थे दादी तो फिर वो मैसेज दादी स्वयं ही लिख करके मधुबन भेजते थे। तो एक बार मैंने दादी को कहा, क्योंकि मुझे पता चला कि दादी लिख रही है मैसेज और मधुबन में भेज रही है, तो मैंने दादी को, अगले दिन संडे था, कुछ कारण था, विशेष दिन था, तो मैंने कहा दादी वो मैसेज जो सबके लिए आप लाए हैं तो आज आप सुना दीजिए। तो दादी ने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी, मैं पहले मधुबन भेजूंगी और मधुबन से दादी फिर जहां भी भेजे सब तरफ भेजेगी, का जो ऑफिशियल सिस्टम है उसके अनुसार ही चलना है। इस बात में दादी बहुत पक्की थी कि जो भी काम है जिस विधि से करना है और जो उसका सिस्टम बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही करना है। तो दादी कहती थी ये पहले कैसे मैं यहाँ आउट कर दूं उसको, ऐसा नहीं करेंगे, दादी प्रकाश मणि के द्वारा ही वो सबके पास भेज जाएगा। और सचमुच दादी ने नहीं सुनाया, ओरली भी नहीं सुनाया, क्लास में भी नहीं सुनाया, हमको किसी को नहीं बताया, जबकि वो था ब्राह्मणों की उन्नति का ही संदेश। लेकिन क्योंकि वो मधुबन से ही सब तरफ जाता था तो दादी के अंदर ये भी खास हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन वही होता है उसका मन, इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी, अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा, ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। तो दादी के अंदर ये प्रैक्टिकल धारणा थी
कि हर बात में बहुत विधि से चलना है। अपनी मर्जी का तो प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु जो कायदा बना हुआ है, सिस्टम है, हर कर्म, हर सेवा उसके अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। तो ये हमने दादी से बहुत सीखा। यहाँ तक कि दादी ऑलराउंडर, उनकी लौकिक में माता जी लगते ही, दोनों एक साथ रहते, पर दोनों से कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि ये कोई माँ और बेटी उस संबंध से बात कर रहे हैं, या कोई व्यवहार में या लेन देन में किसी बात से ये आभास हो, कभी भी नहीं। और कई बार ऑलराउंडर दादी तो कह भी देते थे, ये ऑफिशियल है ना दादी गुलजार के लिए, और बाबा का रथ भी है। तो जैसे कभी होता है ना, कोई बात है चलो सुनाए, छोटी सी बात भी है, तो दादी ऑलराउंडर ऐसे कहते थे, या गुलजार दादी अधिक टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो कभी सेंटर्स की कई बातें होती हैं, तो दादी ऑलराउंडर कहते कि नहीं, ये गुलजार ऑफिशियल है ना, तो मना उनकी कारोबार भी ऑफिशियल, उनका स्टेटस भी ऑफिशियल। तो कभी भी ना गुलजार दादी से ना ऑलराउंडर दादी से ये महसूस हुआ कि कोई वो लौकिक संबंध की वो जरा सी भी वाइब्रेशन या भास ना आए, बिल्कुल नहीं। तो प्रैक्टिकल में दादी का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शब्द भी अब तो कॉमन सा लगता है, ऐसी नेचुरल क्वालिटीज थी, जैसे वो गुणों का गुलदस्ता ही रही कि हर बात उनकी विधिवत लगती, सिस्टम में लगती, परफेक्ट सी लगती थी। और सेवा में भी दादी का सदा उमंग उत्साह रहता। तो एक दिन दादी मेरे को बोले कि आप ना पुलिस वालों की सेवा करो। हमने तब तक कभी सोचा नहीं था, आते थे पुलिस वाले कभी किसी भी कार्य अर्थ, चलो कोई बड़ा प्रोग्राम है, उनको सूचना देना जरूरी होता है, इस रीति तक तो ठीक था, लेकिन उनकी सेवा करें, उस समय तक ये सिक्योरिटी विंग नहीं बना था। ये मैं पुरानी बात सुना रही हूँ आपको, 40 साल पहले की। तो मुझे भी थोड़ा अपने में लगा कि कैसे इन पुलिस वालों को भी हम बुलाते रहें क्या। तो कहा नहीं मैंने ऐसे कुछ दादी को, लेकिन दादी ने जब मुझे बोला तो मैंने दादी से पूछा, दादी अच्छा इनकी सेवा करनी है? कहा इनकी भी करो, ये भी अच्छा जरूरी है टाइम पर, और वैसे भी इन आत्माओं को भी बाबा का संदेश मिलना चाहिए, भले इनका कारोबार कैसा भी है। तो दादी हर एक के लिए, जैसे दादी को उमंग आता था, इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो। फिर मेरे को थोड़ा आया कि अभी इनको हम बुलाएंगे तो ये आएंगे सही, मन में आया, पर क्योंकि कहा है दादी ने तो करनी है ही, तो हमने एक लेटर बनाई और SHO को भेज दी, ACP को भी भेज दी। उस समय ये भी बड़ी बात लगती थी, क्योंकि इतना कोई जरूरत नहीं पड़ती थी कि इन सबको इनवाइट किया जाए, कभी कभी आ भी जाते थे कोई। और सचमुच वो लोग तो आए और अपने साथ पूरी टीम लेकर उन्होंने टाइम फिक्स किया और इतना अच्छा प्रोग्राम चला। मुझे खुद अपने आप में बड़ा आश्चर्य लगा, और दादी ने स्वयं भाषण भी किया और उनके साथ फोटोज आदि भी हुए, उन पर भी इतनी अच्छी छाप पड़ी। तो दादी ने कहा देखो ये है तो सब प्रवृत्ति वाले ही ना, भले इनकी ड्यूटी ऐसी है। और बाबा भी कई बार इनको याद करता है, मिलिट्री वालों को भी याद करता है। तो देखा गया कि दादी के अंदर बहुत ऐसे ऐसे सेवा के हिसाब से भी नए नए विचार, जैसे बाबा कहते हैं ना बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, जो महारथी बच्चे हैं उनकी बुद्धि चलती है, तो दादी का ये चलता रहता था। एक बार दादी कहीं से आए, शिवरात्रि के दिन थे, प्रोग्राम तो हमारे कई चल ही रहे थे ऑलरेडी, लेकिन दादी को सुनकर के कुछ इतना जचा नहीं। तो दादी ने कहा कोई ऐसा विशेष प्रोग्राम तो बनाया नहीं आप लोगों ने, और सिर्फ 2 दिन रहते थे। तो दादी ने उसी समय ही
फटाफट सबको डायरेक्शन दे दिया, ये करो, और प्रोग्राम इतना बड़ा रच दिया। भाई साहब, ब्रिजवन भाई साहब, आशा दीदी ने VIPs को इनवाइट किया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज और भी 1-2 मंत्री, हम सब भी सारी तैयारियों में लग गए। इतने सुंदर कार्ड्स छपे, 2 दिन के अंदर प्रोग्राम इतना बड़ा तैयार हो गया। तो मैंने देखा कि दादी चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि दादी को सेवा का तो कितना उमंग है। ये नहीं कि दादी अंदर से बस हुई, सेवा नहीं हुई, कोई परवाही नहीं, बहुत दादी को ध्यान रहता था, बहुत। और हमें समझाती भी थी, देखो हम ऐसे करते थे, हम ऐसे इनविटेशन देते थे, आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना चाहिए, और हर बात क्वालिटी की हो, ये भी दादी को बहुत रहता था। ऑर्डिनरी नहीं, साधारण रीति से नहीं, चलाऊ काम नहीं, ठीक है काम आया करना है, हाँ प्रोग्राम आया करना है, हाँ या कोई फेस्टिवल आया ठीक है, नहीं, वो बहुत अच्छे से हो, क्वालिटी वाला हो, इम्प्रेसिव हो, और उसके अंदर रॉयल्टी दिखाई दे, रूहानियत दिखाई दे। दादी को कल्चरल भी अच्छा लगता था। कई बार ऐसे लगता है ना दादी तो बहुत गंभीर है, परंतु हम प्रोग्राम में कुछ भी कल्चरल रखते थे, या दादी कहीं जाती थी देश विदेश, तो हम दादी के जाने में और आने में वेलकम प्रोग्राम रखा, तो दादी को अच्छा लगता था जब कल्चरल उसके अंदर आइटम्स होते थे। दादी खुशी से, बड़ा प्यार से देखती थी और निहारती थी, और दादी सुनाती थी साकार में भी कैसे बाबा हमें कहते थे डायलॉग करो, तो हम तैयार कराते थे, बच्चों से भी गीत डांस तैयार कराते थे, तो बाबा अप्रिशिएट करते थे। भले बाबा कभी कह भी देते थे इसकी जरूरत नहीं, फिर अगले दिन ही कहते थे कि नहीं दिल्ली वालों ने ये बहुत अच्छा किया। तो दादी उसमें भी इंटरेस्ट रखती थी बहुत। एक बार हम दादी के साथ कहीं जा रहे थे, तो कार में ही जैसे ध्यान जाता है, उन दिनों कोई इलेक्शन होने वाले थे दिल्ली में, तो पार्टीज के झंडे लगे हुए थे जगह जगह। लोगों ने, कईयों ने, क्योंकि उस समय तो प्रचार बहुत करते हैं हर रीति से, तो घरों पे ही झंडे लगाए हुए थे पार्टी के। तो दादी देखते जा रहे थे, तो मेरे को कहा देखो ये कितने झंडे लोगों ने लगाए हुए हैं। तो दादी को अच्छा लगता था, कहा ठीक है उनका काम है ये, है इलेक्शन होने हैं तो अपना प्रोपोगंडा तो करेंगे ही। तो दादी मुझे कहती है कि देखो एक दिन आएगा ऐसा जो हर जगह शिव बाबा का झंडा लगा हुआ होगा। तो मैंने मन में सोचा कि दादी देखो देख रही है पार्टी के झंडे, हाँ दिखाई वो दे रहे हैं, लेकिन दादी का सोच जो है और दादी के अंदर जो एहसास है इस समय, वो है शिव बाबा के झंडे का। और अभी से ही दादी ने, जैसे आज तो सचमुच ऐसे ही लगता है ना कि बाबा का ही झंडा हर जगह लहराता ही जाएगा। और दादी कैसे भविष्य को भी, आने वाले समय को भी विजुलाइज कर लेती थी, और बहुत अच्छा एहसास दादी खुद भी करते थे और हम सबको भी कराते थे। साथ साथ दादी का योग पर बड़ा ध्यान रहता था। हम सबको कहती थी तुमको जो भी टाइम मिलता है अपना टाइम इधर उधर नहीं गवाओ और योग में बैठो। योग से ही रूहानियत आती है और योग से निर्विघ्न बनते हैं। तो अमृत वेला, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है ना, तो कभी कभी क्या होता था, हम छोटी कुमारियां, अमृत वेला होता था तो हम सोचते थे अब क्लास हॉल में क्या जाना, क्योंकि क्लास हॉल नीचे था, रहते हम ऊपर थे सब, तो अपने कमरे में ही बैठ जाते हैं। चलो रजाई हटाना भी थोड़ा वो लगता है, तो सोचते हैं चलो वहां ही बैठ जाते हैं। तो दादी खुद आ जाते थे कमरे में, आके हमारी रजाई को भी और हमारा हाथ पकड़ के कहा पुष्पा क्यों हॉल में नहीं जाना, तो हम ना तो कर ही नहीं सकेंगे, तो पर समझ तो जाती थी दादी इनके मन में क्या है इस समय। तो उसी समय कहती थी क्यों गरम कपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास। बस ये कहना दादी का भाव ये होता था, वो पहनो स्वेटर शॉल सब तो ठंड भाग जाएगी।
और सचमुच हमको वही आदत पड़ गई कि कितनी भी ठंड हो, क्या भी हो, हमको फटाफट तैयार होके हॉल में ही पहुंचना है। और अभी तक भी हमारा वही सिस्टम ही है कि ऐसे नहीं कहीं भी कोई बैठ के कर ले, चलो कभी किसका हो भी जाता है, पर हमको संगठन में क्लास हॉल में ही जाकर के योग करना है। तो दादी संगठन के भी कैसे बल होता है सब बताती रहती थी। और दादी का इतना ध्यान जाता था कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। मैंने कुछ बातें तो सुनाई आपको, तो मैं क्लास के बाद अभी पीछे कुछ समय पहले की बात सुनाती हूँ। तो दादी को गुड मॉर्निंग करने चली जाती थी कि चलो देखती हूँ दादी कैसे हैं, ठीक है। तो दादी मुझे कहती, अच्छा, दादी को पता होता था क्लास पूरा हो गया, माइक पे सारा सुनती रहती थी। फिर कहती, वो फलाना जो है वो बड़ा देरी से आता है। तो मैं एकदम सोच में, दादी अपने कमरे में है, भले चलो माइक से ये तो पता चल गया दादी को कि मुरली किस समय पूरी हुई, और उसके तुरंत बाद ही मैं गई हूँ दादी के पास। तो दादी को ये कैसे पता चला कि फलाना देरी से आता है? तो दादी क्या करती थी, दादी के कमरे के आगे वरांडा था, गैलरी से गेट दिखाई देता था। तो दादी वहां खड़े होकर ध्यान देती थी कौन किस टाइम आ रहा है। तो मुझे फिर दादी कहती कि देखो इनको समझाओ, नहीं तो पर्सनली इनसे बैठो कि ये इतनी लेट क्यों आते हैं। और जो जल्दी आते थे उनका भी दादी बताती थी। जब ये जस्टिस ईश्वरिया भाई साहब हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर हुए 3-4 साल के लिए, तो ये सुबह 6:30 बजे ठीक एक्यूरेट पहुंच जाते थे क्लास में योग के टाइम। 7 बजे मुरली शुरू होती थी। तो वो भी मुझे दादी ने कहा, देखो जज साहब सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब दादी को तो सबका ही पता है। तो मेरे को भी जैसे एक हर बात से सीखने को मिलता है ना, तो दादी का भाव होता था कि इस बात में भी ध्यान दे करके सबका उमंग उत्साह बढ़ाना चाहिए। और अगर सबके बीच में कोई बात नहीं भी कह सकते हैं तो अलग बुला करके भी उनसे पूछो कि आपका लेट आने का कारण क्या है। ऐसे तो हम ध्यान देते भी थे, लेकिन जब दादी कोई बात कहती है तो उस कहने की जो छाप पड़ती है, मैंने देखा उसको हमारे कहने में भी फर्क आ जाता था। हमें भी खुद में अपने आप से ऐसे लगता था कि हाँ ये तो राइट है और इस ढंग से कहना चाहिए। एक अंदर जैसे ना हिम्मत और बढ़ जाती है और कहने की तरीका भी जैसे और अपने आप ही अच्छा सा हो जाता है। ये भी एक दादी की कमाल होती थी। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से भी दादी हम सबको सिखाती रही। तो मुझे तो जीवन में सदा ही ऐसे रहा जैसे मैंने खुद कुछ नहीं किया, परंतु जो मुझे जैसे एक माँ बाप या टीचर उंगली पकड़ के ट्रेनिंग देता रहता है, ऐसे दादी जी के द्वारा मुझे सब कुछ सीखने को मिला। और जो एक आदर्श टीचर क्या होता है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मुझे दादी ने ही कराई। और मैंने दादी के ही द्वारा, उनके ही वचनों से, कर्मों से, स्वभाव से, गुणों से, सहज रीति से सीखते सीखते जैसे अपने अंदर भरते जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और अपना बड़ा सौभाग्य लगता है। और हम पांडव भवन के 20-25 भाई बहन एक साथ रहे, शुरू से ही वहाँ भाई अधिक रहे। अभी फिर भी कम है, लेकिन शुरू में पहले और स्थानों पे इतने भाई नहीं हुआ करते थे मधुबन को छोड़कर। अब तो रिट्रीट सेंटर बन गए, बड़े बड़े सेंटर बन गए, तो सब जगह भाइयों की आवश्यकता रहती ही है। लेकिन शुरू में सिर्फ दिल्ली पांडव भवन में ही मधुबन के बाद इतने भाई हुआ करते थे। तो दादी सबको बुला करके बहुत अच्छी तरह कहती थी, आज घर वालों का क्लास है, तो हम जैसे रहने वाले सारे अलग क्लास कराती दादी रात को, फिर बहलाती भी उसके अंदर। तो दादी का वो स्वरूप भी एक अलग ही, जैसे एक अपनेपन का, एक हल्केपन का और एक रमणीकता का, जैसे एक फैमिली मीटिंग होती है, तो बहुत ही अच्छा दादी से लगता था। तब हम कुछ भी दादी से पूछ भी लेते थे तो दादी हमको उसका बहुत अच्छा जवाब भी देती। तो कभी जैसे उलझन नहीं लगी किसी भी बात के अंदर, या कठिन नहीं लगा कभी भी कुछ। तो जैसे दादी खुद बहुत लाइट रहती
हमेशा हमने देखा दादी कभी किसी समस्या में उलझी हुई दिखाई नहीं दी, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बात भी सामने आई। आप जानते ही हैं दिल्ली में तो शुरू से ही सेवाओं के प्रोग्राम सदा बड़े बड़े रहे हैं और नए नए प्रोग्राम वहाँ क्रिएट होते रहे हैं, तो जरूर है कई बातें भी सामने आती ही हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से आए, चाहे वो सर्कमस्टांसिस की तरफ से आए। तो दादी कभी भी मूंझी नहीं, कभी नहीं, ना दादी के चेहरे से लगता, ना कभी किसी शब्दों से या कोई भी हाव भाव से लगे कि दादी को सोच हो गया है या कंफ्यूजन हो गया। नो, नेवर। और ऐसा ही दादी हम सबको भी कहती थी। तो दादी को पक्का रहता था बाबा की सेवा है और ड्रामा में हमारा कल्याण निश्चित है, और उसी का प्रभाव वीआईपीस पर भी पड़ता। उसके किस्से तो बहुत हैं और वो टाइम टू टाइम आप सब सुनते ही रहते हैं, और सेवा पर भी उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता और बड़े से बड़ा कार्य बहुत सहज रीति से हो जाता और निर्विघ्न हो जाता। तो अभी भी हमें तो ऐसे ही महसूस होता है जैसे दादी की छत्र छाया और दादी वतन से साकाश दे करके हम सबको पालना दे रही है, जैसे संभाल भी रही है और यज्ञ को आगे बढ़ा भी रही है। तो मैं कितना कहूँ, ऐसी महान विभूति को हम सबका दिल से बहुत बहुत नमन है, शत शत प्रणाम है। और दादी कहा करती सच्चा स्नेह है तो उसका सबूत है वैसा बनना। तो जरूर है हम सबका दादी गुलजार से दिल का प्यार है, तो जो उनकी विशेषताएं गुण रही और गुणों का एक गुलदस्ता सदा रहा, तो हमारे जीवन में भी वो गुण आते जाएं। इसी धारणा को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के हम दादी को याद करते हैं, तो वही स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओम शांति।